हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी में संधि को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संधि को हम पढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यूपी टेट 2023 के लिए सभी क्लासेस हैं वह चला रखी हैं, तो आप इन क्लासेस को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। मैंने 2011 से लेकर 2022 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, जो आपके यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। और हम बात करते हैं जो आपका सी टेट है। सी टेट जुलाई वाला है, वह अनाउंस हो गया है। आपको पता है कि जो सी टेट है जुलाई वाला होगा, तो फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म को फिल कर दीजिए, क्योंकि आप जहाँ पे भी सेंटर चाहेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे आपको सेंटर मिल जाएगा। अगर आप ज़्यादा टाइम लगाते हैं फॉर्म को फिल करने में, तो आपको अदर अदर यानी कि आपको कहीं पे भी भेजा जा सकता है। तो आप ऐसा ना करें, जिससे कि आपको फिर प्रॉब्लम होगी। जाने आने में ही समय लग जाता है, बहुत सारी दिक्कत आती हैं, किसी तरीके से आप सेंटर पर नहीं पहुंच पाए तो प्रॉब्लम होगी। तो इससे आप अच्छा है, आपको सी टेट का फॉर्म भरना तो है ही, तो आप 1-2 दिन के अंतर्गत ही आप अपने फॉर्म को फिल कर दें, जिससे जाने आने में जो प्रॉब्लम होगी वह नहीं होगी आपको। अब हम बात करते हैं सी टेट के लिए। सी टेट के लिए क्लासेस चलेंगी या नहीं चलेंगी। तो हम सी टेट के लिए क्लासेस चलाएंगे और कल से ही हम सी टेट के लिए कंटिन्यू क्लास कराएंगे। तो आप इन क्लासेस को देखना और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है, क्योंकि आपको यूपी टेट, अब की बार आपको यूपी टेट और साथ में सी टेट, इन दोनों को क्लियर कर लेना है। क्योंकि सुपर टेट की वैकेंसी है। सुपर टेट की वैकेंसी कभी भी हो सकती है, यानी कि यूपी टेट के बाद या फिर सी टेट के बाद कभी भी सुपर टेट की वैकेंसी आ सकती है। तो आपको सुपर टेट की भी तैयारी अच्छे से करनी है, क्योंकि अभी आप नहीं दे सकते इतना टाइम। तो आपको क्या करना है, सी टेट और यूपी टेट पर फोकस करना है। आपके लिए यह सुनहरा मौका है कि आपको जो जुलाई वाला है सी टेट देखने को मिला है। तो आप अपनी जी जान लगा दीजिए सी टेट को क्लियर करने में। अभी से आप अपनी तैयारी में लग जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं सभी क्लासेस को कराऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। संधि को समझते हैं, संधि क्या होती है। मैंने बिल्कुल कम शब्दों में चीज़ें बहुत सारी क्लियर कर रही हूँ, तो आप इन क्लासेस को देखिए, जिससे आपका जो एग्ज़ाम है काफ़ी अच्छे मार्क्स से क्लियर हो सकें। मैं आपको बताऊंगी जो सी टेट का जो सिलेबस होता है वह यूपी टेट से काफ़ी अलग होता है। ऐसा नहीं है कि आप सी टेट के लिए पढ़ रहे हैं तो आप उसमें बहुत ज़्यादा ग्रामर पढ़े जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। मैं आपको समझा दूंगी कि किस तरीके से आपको सी टेट की तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए संधि को समझते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। क्या होता है, मेल होता है। परिभाषा की बात करते हैं तो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। यानी कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मिलने से जो परिवर्तन होता है वही हमारी क्या होती है, संधि होती है। यहाँ तक बात क्लियर। अब हम बात करते हैं संधि के भेद की। तो संधि के भेद कितने होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। पहला आता है आपका स्वर संधि, दूसरा आता है आपका व्यंजन संधि, तीसरी आती है आपकी विसर्ग संधि। संधि का मतलब हमने समझा था कि संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है, शाब्दिक अर्थ मेल होता है। परिभाषा की बात करते हैं तो दो निकटवर्ती वर्णों के जो परस्पर मेल से परिवर्तन होता है वही आपका क्या होता है, संधि होती है। अब हम बात करते हैं संधि के भेद की। तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपकी विसर्ग संधि। तो चलिए इनको समझते हैं। जो आपकी स्वर संधि होती है इसको समझते हैं। स्वर संधि क्या होती है, जो हमारी फर्स्ट आती है, स्वर संधि हमारे फर्स्ट नंबर पर आती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि को समझते हैं। स्वर संधि क्या होती है, तो दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। यानी कि दो स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। यानी कि स्वरों के मिलने
मिलने से, किसके मिलने से, स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वही आपका क्या होता है, स्वर संधि होता है। आगे बात करते हैं स्वर संधि की। तो स्वर संधि के भेद की बात करते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं। तो इनको समझते हैं कौन कौन से स्वर संधि के भेद होते हैं। पहला आता है आपका दीर्घ संधि, जो कि आपको बिल्कुल पता होने चाहिए इनके विषय में। तो पहला आता है आपका दीर्घ संधि, दूसरी आती है आपकी गुण संधि, तीसरी आती है आपकी वृद्ध संधि, चौथी आती है आपकी यण संधि और पांचवी आती है आपकी अयादि संधि। तो संधि की बात की हमने, तो संधि के हमने 3 भेद बताए थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर हम स्वर संधि की बात करते हैं, तो जो 2 स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वह स्वर संधि कहलाती है। और स्वर संधि होती है वह 5 प्रकार की होती है। तो हमने स्वर संधि के 5 प्रकार पढ़े हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। यहाँ तक बात क्लियर। अब हम समझते हैं जो संधि होती हैं, यह जो स्वर संधि हैं यह 5 प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले हम दीर्घ संधि की बात करते हैं। दीर्घ संधि को समझते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। दीर्घ संधि क्या होती है, दीर्घ संधि की बात करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, टिप्स एंड ट्रिक के साथ समझते हैं। तो दीर्घ संधि की बात करते हैं, दीर्घ से ही पता चल रहा है, यानी कि इसका नाम है दीर्घ। यानी दीर्घ का मतलब क्या होता है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। यहां तक बात क्लियर। दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। दीर्घ संधि को पहचानने की ट्रिक होती है। तो ट्रिक क्या है, यानी कि जहाँ पे आपको बड़ी मात्रा दिख जाए, जहाँ पे आपको क्या दिख जाए, जहाँ पे आपको बड़ी मात्रा दिख जाए वहाँ पे आपकी दीर्घ संधि होगी। बड़ी मात्रा की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे आपको बड़ा वाला आ दिख जाए, बड़ा वाला आ दिख जाए, या फिर बड़ी वाली ई दिख जाए, या फिर बड़ा वाला ऊ दिख जाए, उनकी क्या होगी, हमेशा दीर्घ संधि होगी। जैसे बात करते हैं, इनको आप नोट करके लिख लेना कि बड़ा वाला आ दिख जाए, बड़ी वाली ई दिख जाए, बड़ा वाला ऊ दिख जाए, वहाँ पे आपकी क्या होगी, दीर्घ संधि होगी। दीर्घ संधि के लिए एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे जैसे आपको देवागमन दे रखा हो, देवागमन दे रखा हो, या फिर आपको दे रखा हो मतानुसार, मतानुसार, यानी कि इसमें क्या आ रहा है, आपका ता आ रहा है, यानी कि बड़ा वाला आ रहा है। देवा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आपका बड़ा वाला आ रहा है। अब हम बात करते हैं परीक्षा की। तो परीक्षा में यहाँ पे ई आ रही है, यानी कि बड़ी वाली ई आ रही है। अब हम बात करते हैं वधूर्मी की। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, बड़ा वाला ऊ आ रहा है, वधुर्मी में बड़ा वाला ऊ आ रहा है। इस तरीके से हम पहचान करेंगे जो दीर्घ संधि होती है इसकी। यहाँ तक बात क्लियर, आपने समझा दीर्घ संधि क्या होती है। जहाँ पर भी आपको बड़ा दिख जाए, यानी कि बड़ी मात्रा दिख जाए, वहीं पे आपकी क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। इस बात को आप नोट करके लिख लीजिए। अब बात करते हैं गुण संधि की। तो गुण संधि को समझते हैं। गुण संधि क्या होती है, जहां पर भी आपको एक मात्रा दिख जाए, क्या हो, एक मात्रा हो, वहां पे आपकी क्या होगी, वहां पे आपकी गुण संधि होगी। वहां पे मैंने आपको दीर्घ संधि में बताया, बड़ा वाला आ दिख जाए, बड़ी वाली ई दिख जाए, बड़ा वाला ऊ दिख जाए, तो वहां पे क्या होगी, दीर्घ संधि होगी। गुण संधि की बात करते हैं, तो जहाँ पे भी आपको एक मात्रा दिख जाए वहीं पे आपकी क्या होगी, गुण संधि होगी। यानी किसी शब्द में ए और ओ की मात्रा जहाँ पे भी दिख जाए वहाँ पे आपकी क्या होगी, गुण संधि होगी। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो कर्मेंद्र, यहाँ पे आपकी एक मात्रा है, एक मात्रा दिख रही है आपको, ये वाली आपको एक मात्रा दिख जाए। दूसरा एग्जाम्पल आता है परमेश्वर, परमेश्वर, इसमें भी आपको एक मात्रा दिख रही है। नेक्स्ट परोपकार, परोपकार में एक मात्रा दिख रही है आपको। उमेश की बात करते हैं तो एक मात्रा दिख रही है। राकेश की बात करते हैं तो एक मात्रा दिख रही है। मुनेश की बात करते हैं तो आपको एक मात्रा दिख रही है। तो इनकी हमेशा क्या होगी, गुण संधि होगी। जहाँ पे भी आपको एक मात्रा दिख जाए उनकी क्या होगी, उनकी हमेशा गुण संधि होगी। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं
वृद्धि संधि की। जहाँ पर भी आपको दो मात्राएं दिख जाएं वहाँ पे आपकी क्या होगी, वृद्धि संधि होगी। जहाँ पर भी आपको दो मात्राएं दिख जाएं वहाँ पे आपकी वृद्धि संधि होगी। गुण संधि में आपको एक मात्रा मैंने बताई थी, वृद्धि संधि में दो मात्रा दिख जाएं वहाँ पे क्या होगी, वृद्धि संधि होगी। यहाँ तक बात क्लियर। जिस शब्द में आपको ए और ओ की मात्रा दिख जाए वहाँ पे क्या होगी, आपकी वृद्धि संधि होगी। जैसे बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे बात करते हैं एक एक। एक एक में आपको यहाँ पे दो मात्राएं दिख रही हैं तो इसकी क्या होगी, वृद्धि संधि होगी। आपको दे दिया जाए तदैव, इसमें भी आपको दो मात्राएं दिख रही हैं, इसकी भी आपकी वृद्धि संधि होगी। फिर आपको एग्जाम्पल दे दिया जाए महेश्वर्य, महेश्वर्य, तो इसमें भी आपको दो मात्राएं दिख रही हैं। फिर आपको महोषध दिख जाए, महोषध, तो यहाँ पे भी आपकी दो मात्राएं दिख रही हैं, वहाँ पे भी आपकी वृद्धि संधि होगी। ऐसे ही आगे बात करते हैं वनौषध की, वनौषध की बात करते हैं, यहाँ पे भी आपको दो मात्राएं दिख रही हैं तो इनकी क्या होगी, हमेशा वृद्धि संधि होगी। जहाँ पर भी आपको यह दो मात्राएं दिख जाएं उनकी वृद्धि संधि होती है। यहाँ तक बात क्लियर। अब हम आगे बात करते हैं, फोर्थ नंबर पर आती है आपकी यण संधि। यण संधि की बात करते हैं, यण संधि क्या होती है, तो यण संधि यानी कि शब्द के पहले यर लब के पहले यानी कि आधा शब्द आए वहाँ पे आपकी क्या होगी, वहाँ पे आपकी यण संधि होगी। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है, शब्द के पहले, शब्द के पहले य र ल और व यह आपको दिख जाए, यानी कि आधा दिख जाए, आधा शब्द आए, आधा शब्द आए तो यण संधि होगी, तो यण संधि होगी। यहाँ तक बात क्लियर। आपने समझा कि जो यर लव है यह आपको आधे दिख जाए वहाँ पे उनकी क्या होगी, यण संधि होगी। यण संधि के एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे प्रत्येक। प्रत्येक में आपको य के पहले आधा शब्द दिख रहा है, वही आपकी क्या हो जाती है, यण संधि हो जाती है। अत्याचार, अत्याचार यानी कि यर लब शब्द हैं, इनके पहले आपको आधा शब्द दिख जाए वहाँ पे क्या होगा, यर लब से पहले, से पहले आधा शब्द दिख जाए वहाँ पे क्या होगी, उनकी यण संधि होगी। जैसे आपको दिख जाए स्वच्छ, तो व के आगे आधा शब्द है, स्व लग रहा है, तो इसकी भी क्या होगी, यण संधि होगी। स्वागत, स्वागत, इसकी भी क्या होगी, यण संधि होगी। यानी कि यर लव जो अंतस्थ वर्ण है इनके इनके पहले आपको आधा शब्द दिख जाए उनकी क्या होगी, यण संधि होगी। यह इसको पहचानने की ट्रिक है। अयाद संधि की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें अधिकतर तीन अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं, तीन अक्षर होते हैं। तीन अक्षर की बात करते हैं यानी कि उच्चारण में, उच्चारण में आपको अय, आब और अब रख जाए वहाँ पे आपका क्या होगा, अयाद संधि होगी। जैसे बात करते हैं एग्जाम्पल में पवन, पवन यानी कि इसमें क्या आ रहा है आपका, वन आ रहा है। नयन, पवन, नयन, पावक, गायक, पवन, नयन, पावक, गायक, नायक, भावुक, नायिका। तो यह शब्द आपको दिख जाए इनकी क्या होगी, हमेशा अयाद संधि होगी। सबसे पहले आपको समझना है इसमें अधिकतर कितने अक्षर होते हैं, इसमें अधिकतर यानी ज़्यादातर तीन अक्षर होते हैं। पवन, नयन, नायिका, पावक, गायक, नायक, भावुक, इसमें क्या होती हैं, तीन अक्षर होती हैं। यहाँ तक बात क्लियर। मैंने आपको समझाया, यह आपकी अयाद संधि हो जाती है। मैंने आपको जो स्वर संधि है इनको समझा दिया है। जो दीर्घ संधि होती है, दीर्घ संधि होती है, दीर्घ संधि होती है, इसमें आपको बड़ा, बड़ा आ दिख जाए, ई दिख जाए, ऊ दिख जाए। गुण संधि की बात की तो यहाँ पे आपको एक मात्रा दिख जाए उसकी गुण संधि होगी। वृद्धि के बारे में बताया मैंने आपको, वहाँ पे आपको दो मात्राएं दिख जाएं वहाँ पे क्या होगी, आपकी वृद्धि संधि होगी। यण संधि के बारे में बताया, यर लब इन वर्णों के आगे आपको आधा शब्द दिख जाए, आधा वर्ण दिख जाए वहाँ पे आपकी यण संधि होगी।
अयाद संधि के बारे में मैंने आपको समझाया है। जहाँ पर आपको 3 अक्षर दिख जाएं, 3 अक्षर दिख जाएं, उनकी क्या होगी? अयाद संधि होगी। दीर्घ संधि यानी कि बड़ा वाला आ ई उ आते हैं। गुण संधि में एक मात्रा आती है। वृद्धि संधि में 2 मात्राएं आती हैं। यण में यर लब आते हैं और अयादि में 3 अक्षर आते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। अब बात करते हैं व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि क्या होती है? किसी व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि किसी व्यंजन का व्यंजन से, यानी कि व्यंजन, किसी व्यंजन का व्यंजन से, किसी व्यंजन का व्यंजन से और किसी स्वर से मेल होने पर, यानी कि व्यंजन का किससे? स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, यानी कि उसमें परिवर्तन होता है, वही आपकी क्या कहलाती है? व्यंजन संधि कहलाती है। व्यंजन संधि को समझते हैं जैसे, जैसे बात करते हैं व्यंजन संधि के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे दिगंबर, दिगंबर, दिगंबर की बात करते हैं तो इसको हम कैसे करेंगे, यानी कि इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? तो इसमें क्या होता है, जो आपकी व्यंजन संधि होती है इसमें आपको तीसरे वाले में परिवर्तन करना होता है। जैसे आपको यहाँ पे ग दे रखा है, तो यह किस वर्ग का है? तो यह क वर्ग का है। किस वर्ग का है? क वर्ग का है जो ग है। तो इसका जो तीसरा है, यानी कि पहला, जैसे क, ख, ग, घ और अण, इसमें 5 वर्ण होते हैं क वर्ग में, यानी कि प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। तो इसमें आपको यहाँ पे दिगंबर दे रखा है, यह तीसरा वाला दे रखा है, तो आपको यहाँ पे आना है। यानी कि दिगंबर को हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको समझते हैं। तो दिक धन अंबर, दिक धन अंबर, यानी कि तीसरे में परिवर्तन हो जाता है। इस वाली व्यंजन संधि में क्या होता है? तीसरे वाले में परिवर्तन हो जाता है। ग की जगह क्या आ जाता है? आपका क आ जाता है। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे ऋग्वेद, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद को हम कैसे करेंगे, इसको समझते हैं। ऋग्वेद में ग की जगह क्या आ जाएगा, यानी तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा। तो ऋक, ऋक धन वेद क्या हो जाता है? ऋक धन वेद हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? ऋग्वेद बोलते हैं। यानी कि व्यंजन संधि में जो तीसरा वाला होता है, यानी कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन हो जाता है, वही आपकी व्यंजन संधि कहलाती है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए, इसी तरीके से हम जो व्यंजन संधि है इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो मैं कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको यहाँ पे नोट करा दे रही हूँ, तो आप इनको अच्छे से नोट कर लेना, यहाँ से ही आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसको नोट करते हैं। जैसे मैं बात करती हूँ दिगंबर की, दिगंबर की बात करती हूँ तो आपको पहचानने के लिए दे देगा। तो दिगंबर, दिग्दर्शन, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बार बार जो आपके यूपी टेट में आए हुए हैं उनको मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ। ठीक, ऋग्वेद, जगदीश, जगदीश, पितृपदेश, पितृपदेश, मातृपदेश, बाड़मय, उन्माद, तन्मय। यह आपके कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं जो आपके बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आप इनको अच्छे से नोट कर लेना। अब बात करते हैं विसर्ग संधि की। तो विसर्ग संधि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। यानी कि विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि के साथ स्वर या व्यंजन के साथ जो भी उसमें परिवर्तन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे बात करते हैं, जैसे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स हैं जो विसर्ग संधि से आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। तो पयोनिधि, क्या है आपका एग्जाम्पल? पयोनिधि। तो यह आपको कई बार पूछा गया है। विसर्ग का मतलब होता है पय,
धन निधि। इस तरीके से हम करते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या लगता है, विसर्ग लग जाता है, वही हमारी क्या होती है, विसर्ग संधि हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल में आपको मनोबल कई बार पूछा जा चुका है। मनोबल, मनोबल में कौन सी संधि होगी, तो मनः धन बल होगी, यानी कि कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। मनोरंजन, मनोरंजन, इसमें कौन सी संधि होगी, तो मनः धन रंजन, इसमें भी आपकी विसर्ग संधि होगी। और भी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे तमोगुण, क्या है एग्जाम्पल, तमोगुण, तमोगुण की बात कर लेते हैं। तपोभूमि की बात करते हैं, तपोभूमि। सरोज की बात करते हैं, सरोज को हम कैसे करेंगे, तो सरोज को सरह धन ज। ठीक, अब हम इसमें बात करते हैं मनोज की, तो मनोज में भी आपकी विसर्ग संधि होगी। मनोविज्ञान की बात करते हैं, मनोदशा की बात करते हैं, मनोदशा की बात करते हैं। आयुर्वेद की बात करते हैं, आयुर्वेद की बात करते हैं। और बात करते हैं बहिरंग की, बहिरंग, इसमें भी बहिधन रंग, इसमें भी आपका विसर्ग संधि होगी। निश्चय की बात करते हैं, निराहार, निराहार। और भी दुराशा, दुराशा आपका एग्जाम्पल हो जाता है। निष्ठुर, नमस्ते, तिरस्कार, तिरस्कार, निरोग। यह आपके कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स हैं जो किसको लेकर हैं, यह विसर्ग संधि को लेकर हैं। किसको लेकर हैं, विसर्ग संधि को लेकर यह महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं। तमोगुण, तपोभूमि, सरोज, मनोज, मनोदशा, आयुर्वेद, बहिरंग, निश्चय, निराहार, दुराशा, निष्ठुर, नमस्ते, तिरस्कार, निरोग। तो इसको आपको समझना है कि जो यह एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको, तो आपको यानी कि तमोगुण में हम इसको कैसे करेंगे, तमह धन गुण हो जाएगा। तपोभूमि में यानी कि ओ की मात्रा यहाँ पे दे रखी है, इसकी जगह आपका क्या आ जाएगा, यह विसर्ग आ जाएगा, इसलिए आपकी क्या हो जाती है, विसर्ग संधि हो जाती है, विसर्ग संधि हो जाती है। यहाँ तक बात क्लियर। इससे आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम समास को कंप्लीट करेंगे। तो मैंने यूपी टेट 2023 के लिए सभी क्लासेस को चला रखा है, तो आप इन क्लासेस को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। इसके आगे हम बात करते हैं, जो सीटेट है आपका जुलाई वाला, वह अनाउंस हो गया है। आप सभी को पता है कि सीटेट जुलाई वाला होगा और इसका एग्ज़ाम आपका जुलाई और अगस्त के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, यानी कि जुलाई अगस्त, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो आपका 1 महीने एग्ज़ाम चलता है, उसके बाद आपका आंसर की आती है 7 दिन बाद, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं सीटेट के विषय में। सीटेट के लिए क्लासेस हैं, मैं कल से स्टार्ट करा रही हूँ, आप सभी क्लासेस को देखना और अभी से आप जुड़ जाना सीटेट की क्लासेस को करने के लिए, क्योंकि मैं जो क्लासेस कराऊंगी वह आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। और जो भी आपके एग्ज़ाम में आएगा, क्या सिलेबस है, क्या है, मैं आपको सब कुछ अच्छे से समझाऊंगी। तो जो आपका सीटेट होता है, इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है, इसके विषय में बात करते हैं। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है इस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, आपको सिलेबस को समझना है, सिलेबस क्या है सीटेट का। उसके बाद हम बात करते हैं, तो जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, जो आपके एग्जाम में बार बार आए हुए क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे से कर लेना है आपको। बाकी आपको इधर से उधर कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ यही कर लेना है, आपका सीटेट है वह काफ़ी अच्छे मार्क्स से निकल जाएगा। 110 प्लस मार्क्स आपके अच्छे से आ जाएंगे। आप और ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आपके और ज़्यादा आ जाएंगे, लेकिन आप फर्स्ट बार दे रहे हैं तो आपके 110 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। और मैं आपको रणनीति के साथ समझाऊंगी किस तरीके से आपको क्लासेस को करना है, कैसे आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कैसे कैसे समझना है, कैसे करना है, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगी। क्योंकि जो यूपी टेट होता है यह फैक्ट पर आधारित होता है, यानी कि इसमें क्वेश्चंस होते हैं, फैक्ट होते हैं, लेकिन जो सीटेट होता है यह फैक्ट पर आधारित नहीं होता है। इसको मैं आपको समझाऊंगी किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, यानी कि जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वह यूपी टेट में पूछी जाती हैं, लेकिन सीटेट में बहुत ही ज़्यादा डीपली पूछा जाता है। क्योंकि जो यूपी टेट होता है इसमें पेडागोजी नहीं आती है, और जो सीटेट होता है,
सी टेट होता है, इसमें पेडागोजी आती है, तो आपको पेडागोजी को अच्छे से समझना है, तभी आप एक अच्छे टीचर बन पाएंगे। तो मैं चीज़ों को समझाऊंगी किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है, कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है, मैं आपको सभी कुछ बताऊंगी। तो कल से हम क्लासेस को स्टार्ट करेंगे सी टेट के लिए, आप जुड़ना ना भूलना। तो मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।